नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। सीएम धामी ने किया ट्वीट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार। ट्वीट करके देहरादून हरिद्वार के बीच 3 अंडरपास को मिली है मंजूरी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे सीएम धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने ये आभार व्यक्त किया है क्योंकि हरिद्वार के बीच 3 अंडरपास को मंजूरी मिल चुकी है। तो नितिन गडकरी का आभार जताया है। सूबे के मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये आभार जताया है। ये ट्वीट की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। 3 अंडरपास को मंजूरी मिली है। काफी अहम ये अंडरपास माना जा रहा है उत्तराखंड के लिए। सीएम धामी ने ट्वीट करके ये आभार व्यक्त किया है नितिन गडकरी का। और बता दें, देहरादून टू हरिद्वार सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 7 को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके लिए ये ट्वीट किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करके नितिन गडकरी का, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है सीएम धामी ने ट्वीट करके क्योंकि 3 अंडरपास की मंजूरी मिल चुकी है। ये काफी सहयोग देने वाला है उत्तराखंड के लिए। तो और उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशी के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा। यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार कड़े नियम इसको लेकर बनाने जा रही है ताकि बेरोक टोक जमीनी प्रदेश में ना खरीदी जाए। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। कृषकों के हित में, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो ज़मीनें हैं पहले बेरोक टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जाँच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। ये कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुमोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेकर के उसको करेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। ये निर्णय राज्य के व्यापक हित में है और राज्यवासियों ने इस निर्णय की प्रशंसा की है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। निश्चित रूप से जो देवभूमि का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातनी वातावरण है, उसको अगर कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। क्या अभी तक जो बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद रहे थे, विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या इन्होंने उनका वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? इसका मतलब आज तक इन्होंने उनका कोई भी कहीं भी कोई भी सत्यापन नहीं किया। जो आए वो खरीद ले। भाजपा उनका भी तो सत्यापन करे जिनको इन्होंने वो दी है, अभी तक जमीन दी है, दान में दी है, कुछ दिया है, उसका भी कम से कम पार्टी को सत्यापन कर। तो कड़े नियम बनाने जा रहे हैं। बता दें कि बृहस्पतिवार को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें ये निकल के सामने आया है कि अब जो भी जमीन खरीदेगा उत्तराखंड में, उसके लिए अब वेरिफिकेशन आवश्यक होगा, क्योंकि
इससे पहले भी देखा था कि कई जगहों से ये तस्वीर निकल के सामने आई थी, जब अतिक्रमण लगातार लोगों के द्वारा बनाए जा रहे थे, अवैध अतिक्रमण। इसके चलते अब सरकार सतर्क हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है, और इसी के चलते ये कैबिनेट बैठक में इस चीज का फैसला किया गया कि जमीन खरीदने वालों का वेरिफिकेशन होगा। पीछे के सारे चीजें उनके नोट किए जाएंगे कि क्या उनका आतंकी रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वह ऐसे चीजों में संलिप्त तो नहीं है जो जमीन खरीदने के बाद नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि जमीन खरीदने के बाद आप इस पे क्या बनवाए जाएंगे। इससे सरकार की तरफ से कहना है कि अवैध अतिक्रमण पे एक तो रोक लगेगी, दूसरा कि आप आतंकी गतिविधियों को या फिर जो भी राज्य में ऐसी अनचाही गतिविधियां हो रही है जिससे राज्य का नुकसान होगा, उस पे रोक लगाई जा सकती है। तो वेरिफिकेशन होगा, पृष्ठभूमि देखी जाएगी उसकी कि पिछले का क्या रिकॉर्ड है। हर एक जो भी इंसान जमीन खरीदना चाहता है उत्तराखंड में, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया जाएगा और हर एक चीज का, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और ये चर्चा कैबिनेट बैठक में हुई है जो कि पिछले दिनों हुई थी, और इसमें प्रस्ताव भी लाया जाएगा अब आगे चल के, क्योंकि जमीन खरीदने वालों के लिए काफी अहम है और सरकार के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है कि जो जमीन खरीद रहा है किस मकसद से जमीन खरीद रहा है, क्या उसके ऊपर एक कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जो कि सरकार के लिए लाभदायक नहीं है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पे। धन्यवाद आपका। कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब जो भी जमीन खरीदेगा उसका वेरिफिकेशन हुआ जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखिए, इसमें पिछले सालों में हमने देखा कि जिससे एक परिवार 5-5, 6-6 लोगों के नाम से जमीन ले लिया करता था और मालूम हुआ कि 250 की मिलकर के 1500 स्क्वायर मीटर ले लिया। एक तो एग्रीकल्चर लैंड खत्म जी, दूसरा पर्पज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो कहीं मनाही नहीं है जी, लेकिन सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, बेकायदा पूरे उसकी जांच पड़ताल के बाद ही अनुमति देने का काम किया जाएगा जी, ताकि जमीन का दुरुपयोग भी ना हो और गलत ढंग से लोग आकर के बस भी न जाए और कृषि की भूमि हमारी वो भी बची रह जाए। तो देखिए, सीएम धामी ने वेरिफिकेशन मामले को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में ये वेरिफिकेशन का मामला रखा गया था और अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके तहत जो भी बाहरी आके उत्तराखंड में जमीन खरीदेगा उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके पीछे के अतीत खंगाले जाएंगे। और क्योंकि ये जमीन का मामला है, उत्तराखंड का मामला है, तो कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे राज्य को नुकसान हो, इसके मद्देनजर ये वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी हो जाएगा। और ना सिर्फ वेरिफिकेशन कागजातों पे होंगे बल्कि इसके लिए एक ड्रोन की मदद से भी सहायता ली जाएगी, ड्रोन की भी सहायता ली जाएगी। ड्रोन की मदद से भी देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे राज्य को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब कैबिनेट में ये मंजूरी मिल चुकी है, जमीन खरीदने पर वेरिफिकेशन होगा। बता दें, कड़े नियम बनाने जा रही है प्रदेश सरकार, क्योंकि जमीन का मसला है। और इससे पहले भी देखा था किस तरीके से जंगलों में अवैध मज़ारें बनाई गई, उसके बाद से अब सरकार अलर्ट होती हुई नजर आ रही है और जो अवैध अतिक्रमण है उन पे अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे के लिए भी सोचा है कि जो भी इंसान जमीन को खरीदेगा उत्तराखंड में, उसके लिए वेरिफिकेशन कितना जरूरी हो जाएगा। अब इसके लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही इस पे आगे काम शुरू हो सकता है। तो सीएम धामी ने वेरिफिकेशन मामले में मंजूरी दे दी है। गुरुवार को बैठक हुई थी और बैठक में ये मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ बता दें कि बेहद जरूरी हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स जमीन खरीद रहा है उसके लिए वेरिफिकेशन कराना बेहद आवश्यक है। सुबोध उनियाल सर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री है, ये दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे इनको। लेकिन देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है वेरिफिकेशन राज्य के लिए, जो कि खासकर जमीन खरीदेगा उत्तराखंड में। और देहरादून की डीएम डॉक्टर सोनिका ने जिले में लैंड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है
इसी संबंध में शिविर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। तो वहीं जिला प्रशासन ने भूमि क्रय विक्रय करने से पहले सावधानी बरतने के मामले में एडवाइजरी जारी की है। मामले हमारे पास जनता दर्शन में जो आते हैं वो ये आते हैं कि उनको धोखे में रखकर विक्रय पत्र संपादित करा लिए गए। कई बार ये आता है कि ज़मीन बंधक थी लेकिन ये तथ्य छुपाया गया। कई बार ये आता है कि उनके खाते में ज़मीन नहीं थी, क्षेत्रफल से अधिक विक्रय हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि जो 12 साल में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको कंपलसरी है अपनी खतौनी में लिखना कि ये ज़मीन कहाँ से आई है, ताकि फ्रॉड ना हो, बंधक संपत्ति ना बिके। इसके लिए sarsaid.org.in से नील सर्च रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, ये ज़मीन कहीं बंधक नहीं है। और खाते से अधिक बिक्री ना हो, इसके लिए हम खतौनियों में अंश निर्धारण कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने खाते से अधिक, अपने शेयर से अधिक कोई भी ज़मीन का क्रय विक्रय ना कर सके। इस और अगले कुछ समय में हम आगे बढ़ रहे हैं कि सारी प्रोसेस हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करेंगे, तो जो इम्पर्सोनेशन होता है उसकी भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री की तरफ से जिला चंपावत में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सभी घोषणाओं के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं अब इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि सिर्फ चंपावत में ही नहीं बल्कि सभी विधानसभाओं में तय समय पर कार्य किए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने इसे पक्षपात बताया है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में हर बार ये बात कही है और एक सचिव में नियुक्त करने की बात कही थी उन्होंने चिंतन शिविर के बाद कि हर विधानसभा में एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और एक ये तय किया जाएगा कि उस रिपोर्ट कार्ड के तहत जो भी कार्य है वो उस तय सीमा के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक सिर्फ एक चंपावत ही नहीं, हर विधानसभा में उन्होंने ये कह रखा है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कार्य कितना हुआ है और कितने हद तक उस कार्य को धरातल पर उतारा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और चंपावत के अलावा सभी विधानसभाओं में इस कार्य को किया जा रहा है। इसको मैं पक्षपातपूर्ण रवैये के रूप में देखती हूँ। केवल चंपावत के विधायक नहीं है पुष्कर सिंह धामी, इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस सूबे की हर विधानसभा में विकास कार्य की वही गति होनी चाहिए जो चंपावत में हो, तब तो कोई बात है। लेकिन अगर अपना और पराया इस तरह से करेंगे कि अपनी विधानसभाओं में विकास करेंगे और विपक्षी दल के नेता जहां के विधायक हैं वहां विकास की आप सुध भी नहीं लेंगे। और मुख्य सचिव ने भी यदि ऐसा कहा है, यदि इसमें सत्यता है कि चंपावत के कार्यों की बार बार समीक्षा होगी और एक टारगेट रखा जाएगा, टारगेट बेस्ड विकास कार्य होंगे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी पूरे सूबे की होनी चाहिए। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में उसके नजदीकी क्षेत्रों से गंदा सीवर लाइन का पानी टपकेश्वर नदी में मिलने के संबंध में कैंट क्षेत्र और जल निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्द ही समस्या के निदान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जीओसी सवेरिया, सीओ कैंट व जल निगम के अधिकारियों को बुलाया और तुरंत उसका समाधान करने के लिए मैंने कहा है। मुझे बताया गया है कि वहाँ पर स्टीमिंग प्लांट के लिए करीब 6 बीघा जमीन चाहिए और कोई प्राइवेट व्यक्ति की वो जमीन है और ये बताया गया कि हम जिसकी वाक़ा कर रहे जमीन देने को तैयार है। जैसे ही जमीन का हस्तांतरण होगा हम उस काम को शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और वहाँ पर शुद्ध जल मिले, शुद्ध वातावरण मिले, ये है प्राथमिकता होगी। इन सारे विषयों पर अधिकार से बातचीत की और उसके प्रणाली आपको दिखाई।
बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अधिकारियों की तरफ से मनमाने तरीके से स्मार्ट सिटी के काम किए जा रहे हैं, जिसमें बनाए गए स्मार्ट सिटी के मूल प्रस्ताव को भी अधिकारियों की तरफ से परिवर्तित कर दिया गया है। इसी बात से जोड़ के बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैं मेयर था उस समय, धरातल पे आया था, उसमें शुरू हुआ था और हम लोगों ने बड़े प्रयास पूर्वक उसको स्मार्ट सिटी योजना में देहरादून को जोड़ा था। लेकिन उसके बाद से ये सारा प्रोजेक्ट अधिकारियों के हाथ में चला गया। जिस प्रोजेक्ट पर नगर निगम बोर्ड ने सहमति दी थी, अगर आप उस प्रोजेक्ट पर आज के इनके जो कार्य हैं उनको मिलाएंगे तो कहीं भी समानता नहीं है। वो समय समय पर चीज़ें बदलती चली गई, अधिकारी मनमानी करते चले गए। इसकी मॉनिटरिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं हुई और वो सारे प्रोजेक्ट जिनको हम लाना चाहते थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से, आज जो जहाँ तहाँ खड़े हैं। नहीं, आशीष श्रीवास्तव उस समय देख रहे थे उसको, लेकिन इन्होंने जबरन उसको बनाया। आज हालात वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय से भी बाहर उसकी बिल्डिंग आई हुई है, जहाँ एक तरफ सड़कों को चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ शहर को हम आड़त बाजार भी चौड़ा करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। हमने चक्रोता रोड तोड़ा, वहाँ आप खुद ही एक अथॉरिटी होकर कंजेशन पैदा कर रहे हैं। और वो भी जब इन्होंने बिल्डिंग बनाई, मैंने एक सवाल और किया इनसे, उसमें इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी। आप एक छोटी सी दुकान बनाते हैं, एमडी तुरंत नोटिस लेके पहुंच जाता है, आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका एफआईआर कहाँ है? और देहरादून के एक निजी स्कूल में एक बार फिर से मनमानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर छात्रों से फाइन वसूलना शुरू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। इसको लेकर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात थी वो 100वां एपिसोड था और सभी भारतवासियों में इसके लिए उत्साह था। और गाइडलाइन जो जारी हुई थी वो स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन थी, लेकिन स्कूलों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन हो जाता है या वो स्कूल नहीं आता है तो उसको फाइन या इस दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन अभी देखने में आया है कि जेआरडी एकेडमी ने अपने स्कूल का जो ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला कि जो बच्चे ऑफलाइन हो गए थे या नहीं आए थे तो वो 100 रुपये फाइन दें या फिर मेडिकल लेकर आएँ। यानी कि अभिभावक डर गया कि अगर मैं मेडिकल बनवाने जाता हूँ तो उसे 500 रुपये कम से कम डॉक्टर लेगा और वरना 100 रुपये देकर अपनी जान बचा जाती है। तो ये एक मैसेज संदेश मेरे पास तक भी पहुँचा और मैंने उसके लिए पेरेंट्स से जानकारी की, क्योंकि आप जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के हैरेसमेंट के लिए डरता है। तो पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं किया, आपत्ति नहीं उठाई कि भाई ठीक है हमारे बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन इस पर आवाज़ तो होनी चाहिए। मैंने उस मामले को तुरंत लेकर सीईओ जो यहाँ पर हैं हमारे, उनको एक एप्लीकेशन दी कि इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आ रहा है और इस पर संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए स्कूल को नोटिस। ऋषिकेश महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने त्रिवेणी घाट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी सरकार नेताओं मंत्रियों के कारनामों से आम जनता को होने वाली परेशानी को लेकर पाठ किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की केंद्रीय और राज्य सरकारें केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ सभी कार्यालयों पर हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करमारा ने कराया। कार्यक्रम का आयोजन सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए किया जा रहा है। पाठ प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए, उनके कारनामों से जनता परेशान है, उसके चलते ये पाठ किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। करण मारा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में ये पाठ कराया गया है। ऋषिकेश नारायण भगवान की, बोल केदारनाथ। चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सहज, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील स्थानों पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। यात्रा शुरू होने के बाद एसडीआरएफ की तरफ से जहां एक तरफ अस्वस्थ, अक्षम, दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं को दर्शन कराने से सहयोग किया जा रहा है, कराने में सहयोग किया जा रहा है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 4 मई को लिंचोली से आगे भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर पर पहाड़ी से अधिक बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो वहीं एसडीआरएफ ने फौरन कार्रवाई करते हुए अवरुद्ध मार्ग को खोलना शुरू किया। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ को काट कर हटाया गया और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रास्ता खोला गया।
तो चारधाम यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री में भी बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि यात्रा व्यवस्था नहीं रोकी गई है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं समस्याओं के निदान को लेकर स्थानीय विधायक ने कहा है कि जानकी चट्टी में एसडीएम तैनात है और यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। शुरू हुई थी तभी हमने प्रशासन को निर्देशित कर दिया था कि भाई यात्रियों को अनावश्यक रूप से किसी तरह की परेशानी ना हो, और वो जिला पंचायत के द्वारा खासकर यमुनोत्री में थोड़ा बहुत यात्रियों को सुनने में आ रहा है कि जो श्रमिक हैं वो परेशान कर रहे हैं घोड़े खच्चर वाले। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनको बिल्कुल एसडीएम साहब वहीं पे रात दिन निगरानी कर रहे हैं और जो जहाँ पे भी कोई दिक्कत है उनको दूर किया जा रहा है। सिविल बार एसोसिएशन की ओर से बार सभागार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी ने, आपको बता दें अरविंद नाथ त्रिपाठी के लक्सर में तैनाती मिलने के बाद अब स्वागत किया गया है। इसी के साथ समारोह कार्यक्रम का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बार अध्यक्ष आनंद उपाध्याय ने की और उन्हें बताया कि सभी अधिवक्ताओं को चाहिए कि वो न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का सहयोग करें। वहीं कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट संदीप सिंह चौधरी ने किया। नए एडीजे महोदय आए हैं, हम लोगों ने परिपाटी के अनुसार उनका आगमन पर उनका स्वागत किया है। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो जिनका ट्रांसफ़र होता है उनकी विदाई समारोह होता है और जो आते हैं उनका स्वागत समारोह होता है। तो हमारे एडीजे महोदय आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है और उनसे एक न्याय को, एक अच्छा न्याय की हम उम्मीद करते हैं और सभी लोग उनका अधिवक्तागण भी एक तत्पर रहेंगे वादकारी को न्याय दिलाने के लिए और हम उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे। का स्वागत कार्यक्रम था, क्योंकि कई दिन से बरसात हो रही थी इसलिए स्वागत नहीं कर पाए थे। आज उनका स्वागत किया गया और सभी को ये कहा गया कि जो हमारे न्याय अधिकारी हैं उनका आप सम्मान करें और न्याय दिलाने में जो क्षेत्र की जनता है सब अधिवक्ता उनका सहयोग करें और जो अच्छा न्याय है वो हमारे डीए साहब और सभी अधिकारी देंगे सब। और लक्सर के केशव नगर पूर्वी मोहल्ले में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने लगभग 30 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। बता दें लक्सर के कई मोहल्ले और कॉलोनियों में बिजली पानी आदि की सुविधाएं नहीं है और इसे लेकर वार्ड संख्या 11 की कई कॉलोनियों के लोगों ने सभासद चौधरी विकास खड़ाना को पत्र देकर कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाने की मांग की थी। इसके लिए पिछले दिनों बोर्ड में इसका प्रस्ताव भी पास किया गया था। अब कॉलोनी वालों को पानी पीने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वार्ड नंबर 11 जिसमें मेरा आवास भी स्थित है, इस क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से जो लगभग 25 लाख का एक एस्टिमेट है, उससे वार्ड नंबर 11 में 2396 मीटर की एक पाइपलाइन हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए बिछाई जा रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और कई बार लोग मांग भी कर रहे थे कि यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत है, तो उस समस्या का निदान होगा। इसके लिए पुनः ईओ साहब और हमारे अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत बधाई। 15 वित्त आयोग के जो हमारी धनराशि है उससे हमने बहुत लोगों की डिमांड के 11 नंबर वार्ड लोगों की बड़ी डिमांड थी पानी की, क्योंकि हमारे पास एक जो पानी की पाइपलाइन कुछ तक जगह जगह नहीं थी। तो इस बार हमने एसडीएम आवास से शुरू करके अपनी जो सीमा है नगर पालिका की, वहाँ तक आज हमने 25 लाख समथिंग का ये हमारा आज शुरुआत हुई है पाइपलाइन की। और मैं चाहता हूँ कि पूरे ही नगर में, वैसे तो हमने काफ़ी लाइनें डाल दी पानी की, पर जो और बची हैं और भी दूसरा हम टेंडर लगाने जा रहे हैं, उसकी भी हम शुरुआत जल्दी ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे नगर को हम अच्छा और पर्याप्त जल की सुविधा। नंबर 11 हमारा एक ऐसा वार्ड है जहाँ काफ़ी वाटर सप्लाई की समस्या है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है, कई घरों में कनेक्शन नहीं है। उसी के दृष्टिगत इसको चुना गया और इसमें कुल 24,55,686 रुपये की लागत से 2396 मीटर की पाइपलाइन जो है नगर पालिका द्वारा 15 वित्त आयोग की टाइड ग्रांट मद के अंतर्गत ये कार्य हम कराया जा रहा है, जिसकी समय सीमा है कुल 45 दिन, जिसके अंदर हमें कार्य पूर्ण करना है। और इसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जल संस्थान और उनके एक्शन साहब का,
जो हमें इसमें तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और बुद्ध पूर्णिमा यानी भगवान विष्णु का धरती पर भगवान बुद्ध रूप के अवतरण का दिन। कड़ी सुरक्षा के बीच बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगर हरिद्वार में चल रहा है। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कुंभ नगरी में आए हैं। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन भगवान बुद्ध की धरती से विदाई हुई और आज ही के दिन ही भगवान कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने का महत्व बताया था और भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।